सबसे पहले केल्ट्स रहते थे। ये एक ट्राइब है जो ब्रिटेन में बहुत पहले से रह रही थी। ये पता नहीं कि ये ट्राइब कब आई थी ब्रिटेन में, लेकिन सबसे पहले यही रहते थे ब्रिटेन में। फिर उसके बाद ब्रिटेन में आए थे रोमन्स। सबसे पहले आए थे रोमन्स जूलियस सीजर के साथ में। जूलियस सीजर ने बहुत अटैक किए थे ब्रिटेन पर, और उसके बाद यहां पर रोमन्स आ गए। रोमन्स ने ब्रिटेन पर अच्छा खासा राज किया और वो अपने साथ ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। उस वक्त तक दोस्तों ये इंग्लैंड नहीं बना था, ये ब्रिटेन था। इंग्लैंड कैसे बना मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर ये ब्रिटेन कैसे बना ये मैं आपको बताता हूं। ये जो केल्ट ट्राइब के लोग थे इनको ब्रिटन्स भी बोला जाता था, तो इन्हीं के नाम से यहां पर इस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा था। अब रोमन्स जब यहां पर थे ब्रिटेन में, तब पिक्ट्स बहुत हमला कर रहे थे ब्रिटेन के ऊपर। ये दोस्तों पिक्ट्स जो थे ये जंगली लोग थे, ये बहुत हमला कर रहे थे ब्रिटेन पर। ये कोई स्कॉटिश ट्राइब थी पिक्ट्स, ये हमला कर रही थी ब्रिटेन पर। तो उस वक्त रोमन्स थे यहां पर। रोमन्स ने उनके हमले से बचने के लिए एक वॉल बनवाई, हेड्रियन की वॉल। हेड्रियंस वॉल कहा जाता है उस वॉल को। अब रोमन्स जब यहां पर थे ब्रिटेन के अंदर, तो उनकी लैंग्वेज थी लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा जाता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत तो एंग्लो सैक्सन्स के आने की बात से हुई। दोस्तों क्या हुआ था कि ये जो रोमन्स थे, उनका किंग था हॉनोरियस नाम का। उसने ब्रिटेन की इस ट्राइब से कहा, इस केल्ट ट्राइब से कहा कि तुम खुद को डिफेंड खुद ही करो, क्योंकि रोम पर अटैक हो रहे हैं और हमें ब्रिटेन छोड़कर रोम वापस जाना पड़ेगा। उस वक्त दोस्तों रोमन्स यहां से इसलिए चले गए थे ब्रिटेन से क्योंकि रोम पर अटैक हो रहे थे। तो रोमन्स ने जब यहां से विड्रॉ किया, जब यहां से चले गए ब्रिटेन से, तो पिक्ट्स के अटैक हुए जा रहे थे और रोमन्स इनको छोड़कर चले गए। तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अटैक करने वालों का सामना कर पाए। तो इन केल्ट्स ने पिक्ट्स का सामना करने के लिए 3 ट्राइब से मदद मांगी, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। और उस वक्त ये 3 ट्राइब्स नॉर्दर्न जर्मनी और सदर्न स्कैंडिनेविया से इंग्लैंड आई समुद्र के रास्ते। ऐसे नहीं, बल्कि इनको बुलाया गया था हेल्प के लिए 5th सेंचुरी एडी में। और ये ट्राइब जो थी, ये 3 ट्राइब्स जो थी, इनमें से एंगल्स और सैक्सन्स आने वाले 600 सालों तक यहां पर इंग्लैंड में राज करने वाले हैं। अब नॉर्दर्न जर्मनी से अगर ये ट्राइब्स आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का जर्मनी, बल्कि दोस्तों रशिया की तरफ से ये ट्राइब्स आई थी। इन 3 ट्राइब्स में एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स थे, जिसमें से ज्यूट्स तो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिके, लेकिन एंगल्स, सैक्सन्स बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल ट्राइब्स थे। अब ये लोग लैंग्वेज बोलते थे ओल्ड इंग्लिश, और ये आए कहाँ से थे? नॉर्दर्न जर्मनी से। तो इनकी जो लैंग्वेज थी यानी कि ओल्ड इंग्लिश, आज हम देखें तो ओल्ड इंग्लिश बहुत हद तक जर्मन लैंग्वेज से मिलती जुलती है, जिसको आज समझना बहुत मुश्किल है। तो हमको कैसे पता चला कि ये 3 ट्राइब्स इंग्लैंड में आई थी? तो दोस्तों 8th सेंचुरी में बेड नाम का कोई क्रिश्चियन आदमी था, उसने इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये जो बुक थी, इसके अंदर उसने लिखा है, उसने बताया है कि एंग्लो सैक्सन्स के 3 कबीले थे। एंगल्स जो जर्मनी से आए थे, इन्हीं के नाम पर इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड पड़ा, एंगल्स लैंड यानी कि इंग्लैंड। सैक्सन्स जो सैक्सनी नाम की जगह से आए थे, और ज्यूट्स आए थे डेनमार्क से। तो एंग्लो सैक्सन्स यहां पर आए थे केल्ट्स की मदद के लिए, लेकिन यहां आकर उन्होंने केल्ट जाति वालों को ही यानी कि ब्रिटन्स को ही यहां से लड़कर धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। तो ये केल्ट्स लोग जो थे, ये लोग वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड नाम की जगह पर जा जाके बस गए। इंग्लैंड छोड़कर, इस ब्रिटेन को छोड़कर ये बस गए वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड नाम की जगहों पर। तो 150 ईयर्स तक ये सब चलता रहा कि जूट्स आए, सेक्सन्स आए, एंगल्स आए, इन्होंने उनको हरा के निकाल दिया, फिर इन्होंने केल्ट्स को बाहर निकाल दिया। तो 150 ईयर्स तक ये सब चलता रहा। फिर इन लोगों ने क्या किया, इस ब्रिटेन को 7 भागों में बांटा, 7 जगहों में बांटा। वो 7 जगहों में जैसे सेसेक्स, वेसेक्स, एसेक्स, ऐसे करके 7 जगहों में बांट दिया। और इनमें से सबसे पावरफुल जो जगह थी वो थी वेसेक्स। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। इसके बाद इन्होंने लिटरेचर में क्या क्या काम किए,
ये पहले लिटरेचर ओरली सुनाते थे, यानी कि इनका लिखने का कोई काम नहीं था। ये पहले लिटरेचर को लिखते नहीं थे बल्कि ओरली सुनते सुनाते चलते थे। और इन्होंने जब लिखना शुरू किया, मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखना ऐसे नहीं शुरू किया था, लिखना भी इन्होंने रोमन मिशनरीज से सीखा था। उनसे इन्होंने रोमन्स अल्फ़ाबेट्स को सीखा। अल्फ़ाबेट्स दोस्तों रोमन्स ने ही दिए थे इनको, फिर इन्होंने वो सीखा और फिर ये लिखते थे। बहुत बाद में इन्होंने लिखना शुरू किया, जैसे एपिक पोएट्री, हैजियोग्राफी, सरमन्स और रिडल्स यानी कि पहेलियां वगैरह, और दोस्तों बाइबल्स के ट्रांसलेशंस वगैरह, और एंड में जाकर क्रॉनिकल्स यानी कि इतिहास वगैरह लिखा गया इन लोगों का। तो तब से इनके टोटल लगभग 400 मैन्युस्क्रिप्ट, 400 वर्क्स ठीक ठाक सरवाइव कर सके हैं आज तक। लेकिन दोस्तों इनके जो वर्क्स हैं, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, जैसे सबसे पुराना वर्क इनमें माना जाता है विट्सित को। विट्सित सबसे ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पुराना वर्क माना जाता है। वो भी टुकड़ों में मिला है, यानी कि आधा किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, आधा किसी मैन्युस्क्रिप्ट में। बस एक पोएम है बियोवुल्फ नाम की, वो एक ऐसा वर्क है जो कंप्लीट मिला है एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में। तभी दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि ये कंप्लीट मिला है। और दोस्तों ये जो वर्क है, ये आपको पता होगा कि इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी माना जाता है। इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक बोला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बियोवुल्फ के राइटर का पता नहीं है कि किसने इस वर्क को लिखा। ये पोएम लगभग 3000 से ज़्यादा लाइनों में लिखी हुई है और एलिट्रेशन में इसको लिखा गया है, इसकी लाइनों को। और इस वर्क पे मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। और डियर्स लैमेंट भी इस टाइम का बहुत ही फेमस वर्क है। और दोस्तों इस टाइम के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स के नाम याद कर लो, कैडमैन और साइनवोल्फ। अब इस वीडियो में बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो भी पोएटिक वर्क्स या फिर प्रोज वर्क, रिडल वर्क या फिर कुछ भी लिखा गया है, मेनली वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। उनमें से 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम हैं, सबसे ज़रूरी एक्सेटर बुक, दूसरी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरी वर्चली मैन्युस्क्रिप्ट और चौथी है बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। इन चारों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में, चारों में से जितनी भी पोएम्स मिली है, अधिकतर पोएम्स के ऑथर्स के नाम नहीं पता कि किन्होंने इन पोएम्स को लिखा है। इन चारों मैन्युस्क्रिप्ट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैन्युस्क्रिप्ट है एक्सेटर बुक। एक्सेटर बुक जो है दोस्तों, इसको 10th सेंचुरी का एक कॉडेक्स माना जाता है, जिसमें एंग्लो सैक्सन पोएट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये 4 मेजर पोएटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम याद रखना दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ। दोस्तों ये जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये दूसरी वाली, इसको कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर बाइबल के नैरेटिव्स को बताया गया है, यानी कि उस टाइम पर क्रिश्चियन धर्म था यहाँ पर, तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी बहुत कुछ लिखा गया। और ये जो बुक है वर्चुअली, इसके अंदर पोएट्री और प्रोज दोनों शामिल है। और लास्ट वाली बुक जो मैंने आपको बताया, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, इसके अंदर दोस्तों इसको नॉर्वल कॉडेक्स भी बोला जाता है और इसमें उस टाइम की पोएट्री और प्रोज दोनों शामिल है। दोस्तों मैंने आपको कैडमन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, मैं बताता हूँ। कैडमन जो है उस टाइम की, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पोएट बोला जाता है, जिसके वर्क्स अब तक सरवाइव कर गए। इसके बाद साइनवुल्फ जो कि एक एंग्लियन पोएट था, तीसरा ऑल्डहेल्म जो कि एक बिशप था, इसके वर्क्स अनफॉर्चुनेटली ढंग से सरवाइव नहीं कर पाए। चौथा बेड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और दोस्तों लास्ट एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट जो था वो राजा था इनका, किंग ऑफ वेसेक्स। इसने लिटरेचर को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है दोस्तों अपना। एल्फ्रेड द ग्रेट इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर करना चाहता था। उसने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को पढ़ाने को बोला, यानी कि स्टूडेंट को एजुकेशन देना चाहता था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। उसने बहुत से लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स यानी कि उस टाइम का इतिहास लिखना भी इसी के टाइम पर शुरू हुआ, एल्फ्रेड द ग्रेट के टाइम पर। अब एंग्लो सैक्सन्स की पोएट्री की खास बात क्या होती थी, ये हेरोइक पोएट्री लिखते थे, क्योंकि इनका पास्ट ही ऐसा रहा था। ये मैंने आपको बताया जर्मनिक ट्राइब थी, तो इनका पास्ट भी ऐसा ही रहा था, हेरोइक पोएट्री लिखने वाला। तो इन्होंने बेओवुल्फ, आप देख सकते हो बेओवुल्फ के अंदर ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हेरोइक पोएट्री का। और इस टाइम की बहुत ही फेमस पोएम है द बैटल ऑफ माल्डन।
दोस्तों ये बहुत ही फाइनेस्ट वर्क है उस टाइम का, लेकिन इसकी मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मिसिंग है। इस टाइम पर एलिजिक पोएट्री भी लिखी जाती थी, यानी कि विजडम पोएट्री, जैसे द रुइन, द वॉन्डरर, द सी फारर, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज। एल्फ्रेड द ग्रेट ने भी कुछ विजडम पोएम्स लिखी है। और दोस्तों ये क्या करते थे, कुछ क्लासिकल वर्क्स जैसे लैटिन पोएट्री की नकल करते थे, जैसे द पैंथर, द वेल और द पार्टरिज। और दोस्तों रिडल्स यानी कि पहेलियां भी ये लिखते थे, जो कि एग्जेटर बुक के अंदर मिली है। लगभग 94 रिडल्स, बहुत कॉमन चीज थी इस टाइम पर रिडल्स लिखना। इसके अलावा एग्जेटर बुक के अंदर कुछ रिलीजियस पोएम्स की सीरीज भी मिली है, जिनका नाम दिया गया है क्राइस्ट फर्स्ट, क्राइस्ट सेकंड, क्राइस्ट थर्ड। और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम मिलती है ड्रीम ऑफ द रूड। ये पोएम दोस्तों वर्चुअली बुक के अंदर मिलती है, ये जो तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट है इसके अंदर मिलती है। ऐसे ही दोस्तों रिलीजियस पोएम्स के अंदर एक और पोएम मिलती है, बहुत ही लंबी सी पोएम, जिसका नाम है क्राइस्ट एंड सैटन। ये दूसरी वाली मैन्युस्क्रिप्ट, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती है। अब ये बात हो गई एंग्लो सैक्सन्स ने जो भी पोएम्स लिखी उनकी। अब ये लोग क्या करते थे अपनी पोएम्स में, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर्स, इनका ज़्यादा यूज़ करते थे बजाय राइमिंग की। तो इस वजह से इस लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस टाइम पर बस पोएट्री ही लिखी गई, बल्कि प्रोज भी लिखे गए, बल्कि प्रोज का अमाउंट ज़्यादा है पोएट्री के मुकाबले। लेकिन इस वक्त का प्रोज जो आपको मिलेगा वो लैटिन लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बाइबल का ट्रांसलेशन ही मिलेगा। अधिकतर क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए वर्क्स मिलेंगे जो कि 9th सेंचुरी से लिखे गए। और इन प्रोज में, इन ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों किंग एल्फ्रेड द ग्रेट का। फिर 11th सेंचुरी में यानी कि 1066 यानी कि 1066 एडी में 7000 नॉर्मन सिपाहियों का एक बेड़ा इंग्लैंड में आया समुद्र के रास्ते। और इन 7000 सिपाहियों का जो लीडर था, जो राजा था, उसका नाम था किंग विलियम फर्स्ट। वो इंग्लैंड आया अपने 700 जहाज़ों को लेकर, 7000 नॉर्मन सैनिकों और 700 जहाज़ों को लेकर। उस वक्त एंग्लो सैक्सन्स का राजा था हारोल्ड गॉडविंसन, जिसको हारोल्ड सेकंड भी कहा जाता है। तो इसने विलियम फर्स्ट के साथ हेस्टिंग्स की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जिसको हम बोलते हैं। और उस बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में विलियम फर्स्ट के साथ लड़ते हुए इस हारोल्ड गॉडविंसन यानी कि हारोल्ड सेकंड की डेथ हो गई। और इसकी डेथ से माना जाता है कि इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन्स का टाइम खत्म होता है। विलियम फर्स्ट ने भी एंग्लो सैक्सन्स के लास्ट किंग हारोल्ड के साथ लड़ाई लड़कर इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसको विलियम द कॉन्करर बोला गया। और इसके बाद इंग्लैंड में आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। दोस्तों ये जो नॉर्मन लोग थे ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, बहुत हद तक फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर जब ये नॉर्मन्स यहाँ पर आ गए अपनी फ्रेंच लैंग्वेज लेकर, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स आए। ये फ़ायदा तो हुआ इस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को, लेकिन नुकसान भी हो गया, क्योंकि इससे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और अभी की इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि नॉर्मन्स वाली इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फ़र्क आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद विलियम फर्स्ट ने क्या किया, ओल्ड लैंग्वेज को, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूलों में पढ़ाने के लिए मना कर दिया। ये भी एक कारण था कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ पाई। और एंग्लो सैक्सन्स की भी ये कमी थी कि उन्होंने अपने वर्क्स को ज़्यादा रिटन फॉर्म में नहीं लिखा, बल्कि ओरली सुनते सुनाते चलते थे। लेकिन माना जाता है दोस्तों कि ये ओरली बहुत ही ग्रेट स्टोरी सुनाते थे। इस बीच दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि एंग्लो सैक्सन्स पर डायरेक्ट नॉर्मन्स ने हमला नहीं किया था, बल्कि पहले इन पर डेन्स और वाइकिंग्स ने भी हमला किया था, स्पेशली ये वाइकिंग्स। लेकिन एंग्लो सैक्सन्स ने इनको खदेड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये वाइकिंग्स जो थे ये परमानेंटली इंग्लैंड में सेटल होना नहीं चाहते थे, बल्कि ये लुटेरे टाइप के थे कि मारो और भाग जाओ, इस टाइप के लोग थे ये वाइकिंग्स। इन्होंने भी अपनी लैंग्वेज का बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, वाइकिंग्स ने भी। लेकिन दोस्तों नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में ऐसा भी नहीं है, जब इंग्लैंड में नॉर्मन्स आ गए
तो मतलब ये नहीं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बल्कि 14th सेंचुरी तक इनके वर्क्स को पढ़ा जाता था और बाद में इनके वर्क्स को इकट्ठा कर लिया गया और कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर रख दिया गया। कुछ रिलीजियस लोगों के पास में रिलीजियस जगहों पर इनके वर्क्स को रखा जाता था। फिर बाद में जब रिफॉर्मेशन हुआ तो ये वर्क्स स्कॉलर्स के हाथों में लगे और 17th सेंचुरी में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की रेफरेंस और डिक्शनरीज वगैरह भी निकाली गई, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सबको जानना था। 19th सेंचुरी में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इन सब के बारे में ढूंढने की कोशिशें की। J.R.R. टॉलकिन, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को लिखा है, उन्होंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से, स्पेशली बियोवुल्फ से बहुत कुछ सीखा, उस पर बहुत काम किया है। तो ओवरऑल इस ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ने मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है। बहुत से मॉडर्न पोइट्स ने ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को ट्रांसलेट भी किया है, जैसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बैटल ऑफ बर्नन ब्रो को, और दोस्तों विलियम मॉरिस ने बियोवुल्फ को, एजरा पाउंड ने द सी फॉरर्स को, T.S. एलियट, एजरा पाउंड और W.H. ऑर्डन की पोइट्री पर भी आप इस